हेलो दोस्तों, आप सभी का जेके ट्यूटोरियल्स में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है उन सारे लोगों के लिए जो एक्सेल में अपना करियर बनाना चाहते हैं। आज की वीडियो में हम टॉप 10 इंटरव्यू में पूछे गए क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को लेकर आए हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं क्वेश्चंस पर और सारे क्वेश्चंस को वन बाय वन सॉल्व भी करेंगे। शीट पे आते हैं। पहला क्वेश्चन, आई हैव 3 कॉलम्स कॉल्ड फर्स्ट, मिडल एंड लास्ट नेम। हाउ डू आई मर्ज दीज 3 कॉलम्स कॉल्ड फुल नेम? इसको थोड़ा हिंदी में बताता हूं। मेरे पास 3 अलग अलग कॉलम्स हैं, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम। इन तीनों कॉलम को हमें मर्ज करना है एक ही कॉलम में, जिसका कॉलम का नाम होना चाहिए फुल नेम। तो ये कैसे करेंगे, इस चीज का पहला क्वेश्चन है और इसका आंसर हमें देना है। सो लेट्स टॉक अबाउट द आंसर। आ जाते हैं आंसर की तरफ। यहाँ पे देखिए, मेरे पास फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम है और यहाँ पे है लास्ट नेम। इन तीनों को मुझे फुल नेम में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले कैसे होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक तरीका है जिसे हम बोलते हैं कॉनकेटेनेट, यानी एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग के साथ जोड़ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूं, थोड़ा सा जूम करता हूं यहाँ पे, या यहाँ पे लिखता हूं इक्वल टू कॉन, जैसे आप लिखेंगे तो सबसे ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको उसकी डेफिनेशन देखनी है, तो मैं उसकी डेफिनेशन को आपको शो कराता हूँ ताकि आप इजीली देख सके उसकी डेफिनेशन क्या है। मैं दोबारा टाइप करता हूँ तो देखिए डेफिनेशन आ गई। यहाँ डेफिनेशन को लेके आते हैं। कौन डेफिनेशन क्या है, पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। ज्वाइन सेवरल टेक्स्ट स्ट्रिंग इनटू वन टेक्स्ट स्ट्रिंग। एक से ज्यादा जितनी भी टेक्स्ट स्ट्रिंग रहेगी, यानी टेक्स्ट जहां जहां लिखा रहेगा उन सबको ज्वाइन करके एक सिंगल टेक्स्ट बना दिया जाएगा जब आप यूज करोगे कॉनकेटेनेट। ठीक है, तो हमने इस फंक्शन को ले लिया। अब सबसे पहले आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2, टेक्स्ट 3 एंड सो ऑन सो ऑन। सो हमारे पास क्या है, पहला जो टेक्स्ट हमारे पास है वो है फर्स्ट नेम, तो हमने यहाँ पे क्लिक किया। अब दूसरे टेक्स्ट को ज्वाइन करने के लिए कॉमा सेपरेटर लगाइए, उसके बाद मिडल नेम, फिर से कॉमा एंड लास्ट नेम। अब ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर दीजिए। बिल्कुल सही आंसर है, बट जरा ध्यान से देखिए कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। पवन कुमार और यादव में फर्क है। रोहन कुमार तो एक साथ आ रहा, बट यादव आपको सेपरेट है, तो हमें चाहिए कि हर नाम के बीच में स्पेस आए। अब ऐसी कंडीशन में कि जब आपके सारे नाम के साथ में स्पेस चाहिए तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। मैं इन दोनों को हटा देता हूँ यहाँ पे दोबारा। तो आप यहाँ पे लिखिए इक्वल टू, फिर से कॉनकेटेनेट। यहाँ पे सबसे पहले स्ट्रिंग 1, तो ये है स्ट्रिंग 1, यहाँ पे लगाइए कॉमा। अब फर्स्ट स्ट्रिंग और दूसरे स्ट्रिंग के बीच में स्पेस देने के लिए डबल इन्वर्टेड कॉमा आप इस तरीके से दे दीजिए, फिर से कॉमा लगा दीजिए। अब कह रहा है स्ट्रिंग 3, तो स्ट्रिंग 3 में हम इसे ले लेते हैं, फिर से कॉमा, फिर से डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर कॉमा, और लास्ट वाले स्ट्रिंग में ये वाला टेक्स्ट ले लेते हैं। नाउ ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इस बार करेंगे एंटर। तो देखिए रोहन कुमार यादव परफेक्ट आया, तो यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है। अब एक तरीका तो ये हो गया। अब दूसरा तरीका क्या है जिसमें हम बिना फंक्शन लगाए कैसे करेंगे, मुझे कोई फंक्शन लगाने की जरूरत ना पड़े, तो वो कैसे होगा, चलिए उसको भी दिखा देता हूं मैं आपको। आपको लिखना है इक्वल टू सबसे पहला टेक्स्ट, फिर आपको लगाना है एंड ऑपरेटर, डबल इन्वर्टेड कॉमा, स्पेस के लिए फिर से डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर से आप एंड लगाइए, सेकेंड कॉलम, फिर से आप एक एंड लगा के डबल इन्वर्टेड कॉमा, स्पेस डबल इन्वर्टेड कॉमा, और तीसरे स्ट्रिंग को ऐड करने के लिए एंड लगाकर आप लास्ट नेम पर क्लिक कर दीजिए, एंटर। तो आप देखेंगे यहाँ पे रोहन कुमार यादव ऑटोमेटिक यहाँ पे
ये तीनों सेल आपस में जुड़ गए और इन सेल के बीच में स्पेस के लिए हमने एंड ऑपरेटर के साथ में डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाया। ठीक है। अगर आपके पास 365 वर्जन है तो आप वहां पे टेक्स्ट ज्वाइन नाम का एक फंक्शन है जिसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर? तो पहले सवाल क्या था कि हमारे पास 3 कॉलम है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम। हम इन तीनों कॉलम को एक कॉलम कैसे बनाएंगे? तो पहला उसका आंसर हमने लिया कॉनकेटेनेट और दूसरा हमने लिया एंड ऑपरेटर यानी वाइल्ड कार्ड के थ्रू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाउ आई वांट टू स्प्लिट माय फुल नेम इनटू 3 कॉलम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम। हाउ डू आई डू दैट? मेरे पास एक फुल नेम का कॉलम है जिसमें फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम तीनों एक साथ है। क्या हम उसको सेपरेट कर सकते हैं? आंसर हाँ। कैसे? आते हैं क्वेश्चन पे। यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैं इसे क्वेश्चंस को थोड़ा दूर कर देता हूं, तो रोहन कुमार यादव, सलमान अली शेख, रोहन अतीश शाह, मुकेश निर्मल शाहू, जावेद अहमद खान, सुलेमान असलम शेख, इनको ये जो फुल नेम हमारा है, इस फुल नेम को हमें फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो कैसे होगा? तो सबसे पहले इन सबको सिलेक्ट करेंगे, आ जाएंगे डेटा पे। डेटा के अंदर आपको एक हिस्सा मिलेगा टेक्स्ट टू कॉलम। देखिए इधर पे टेक्स्ट टू कॉलम, जूम कर देता हूं ताकि आप इजीली वहां देख सके। टेक्स्ट टू कॉलम, split a single column of text into multiple column. For example, you can separate a column of full name into separate first and last name column. So हमारे जो क्वेश्चन था उसका आंसर तो हमें यही दे रहा है। अब यहाँ पे हमें क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 3 स्टेप में से अभी हम पहले स्टेप पे हैं। यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना चूज द फाइल टाइप दैट बेस्ट डिस्क्राइब योर डेटा, डिलिमिटेड यानी कैरेक्टर सच एज कॉमा और टैब सेपरेटेड ईच फील्ड। जो हमने लिखा हुआ है उसमें कॉमा लगा है या फिर स्पेस दिया गया है या फिर फिक्स विथ दी गई है। तो हमारे केस में कैरेक्टर डिलिमिटेड ही लेना है। अब यहां से नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपका जो टेक्स्ट है उसके पहले और दूसरे टेक्स्ट के बीच में क्या यूज हुआ? तो हमारे में यूज हुआ है स्पेस। अब जैसे ही मैंने यहाँ स्पेस पे क्लिक किया, आप देखेंगे यहाँ पे रोहन, कुमार और यादव, यहाँ पे एक सेपरेटर आपको वर्टिकली दिख रहा होगा। अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है और फिर फिनिश कर देना है। ये देखिए, मैं अब आपको आपका आउटपुट दिखाता हूँ। देख लीजिए, रोहन कुमार यादव, सलमान अली शेख, रोहन अतीश शाह, मुकेश निर्मल शाहू, जावेद अहमद खान, सुलेमान असलम शेख। तो आपको फुल नेम से ये फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम में कन्वर्ट करके दे दिया। ठीक है, तो ये रहा हमारा आंसर नंबर 2। बहुत ही इजी है। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है, इफ यू हैव ए लार्ज डेटा सेट एंड वांट द हेडर रो टू बी विजिबल इवन व्हेन यू स्क्रॉल डाउन, व्हाट एमएस एक्सेल फीचर वुड यू यूज? कह रहा कि अगर आपके पास बहुत बड़ा डेटा हो जिसमें बहुत सारा रिकॉर्ड है और जब भी आप अपने रिकॉर्ड को स्क्रॉल डाउन करें तो आपका जो हेडिंग है वो स्क्रॉल नहीं होना चाहिए, वो एक जगह पे स्टेबल रहना चाहिए। तो इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से कौन सा ऑप्शन या किस तरीके का आप काम करेंगे जिससे ये स्क्रॉलिंग होती रहे लेकिन आपका हेडर रो दिखता रहे? तो ऐसी कंडीशंस में क्या करेंगे? सबसे पहले डेटा पे आ जाते हैं। ये है हमारा डेटा जिसमें हमने सीरियल नंबर, डेट, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट और यहाँ पे स्टेट एंड यहाँ पे सिटी और सेल्स लिया हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं इसको स्क्रॉल करूँ तो ये जो हेडिंग है ये अपनी जगह पे रहे, खाली नीचे का कंटेंट हमारा स्क्रॉल होता रहे। तो हमें क्या करना है? यहाँ पे रखकर आ जाना है व्यू टैब के अंदर। यहाँ पे आप देखेंगे व्यू और रिव्यू करके 2 टैब होते हैं। रिव्यू पे क्लिक करेंगे। रिव्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक चीज आएगा फ्रीज। क्या वर्ड आएगा? फ्रीज। देखिए यहाँ पे फ्रीज। दोबारा देखिए, 2 टैब आपके पास है। अगर आपको प्रोटेक्शन से रिलेटेड कोई काम करना तो रिव्यू में है और आपको फ्रीज से रिलेटेड करना तो व्यू में है।
ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा है फ्रीज पैनल। यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे देखिए टॉप रो से थर्ड ऑप्शन, मैं जूम करके दिखाता हूँ। फ्रीज पैन कीप रो एंड कॉलम विजिबल व्हाइल द रेस्ट ऑफ द वर्कशीट स्क्रॉल। फ्रीज टॉप रो कीप द टॉप रो विजिबल व्हाइल स्क्रॉलिंग थ्रू द रेस्ट ऑफ द वर्कशीट। तो हमें तो यही चाहिए था, बस इस पे करेंगे ओके। अब जूम आउट कर लेते हैं, हमारा आंसर आ चुका है। अब जैसे ही हम यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो आप देखिए टॉप रो अपनी जगह पे बिल्कुल फिक्स है, बाकी का टेबल हमारा मूवमेंट कर रहा है। तो ये रहा हमारे इस क्वेश्चंस का आंसर। ये था इंटरव्यू में पूछा गया तीसरा क्वेश्चन कि अगर आपके पास कोई बड़ा लार्ज डेटा सेट है तो आप उसके हेडर रो को कैसे विजिबल रखेंगे, जबकि आप उसे स्क्रॉल भी करें तब भी वो ना कहीं पर हाइड हो। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया हमने हमने हेडर रो पे यानी अपना जो हेडिंग थे उस पे गए, उसके बाद चले गए व्यू के अंदर, सॉरी देखिए व्यू के अंदर, उसके बाद यहाँ पे फ्रीज पेन्स, इसके अंदर आपको सेकंड ऑप्शन मिलेगा फ्रीज टॉप पे। आपको हटाना है तो इसके जस्ट ऊपर दिया हुआ है अनफ्रीज पेन। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ कैन यू प्रिवेंट समवन एल्स फ्रॉम मॉडिफाइंग अ शीट। अगर आपकी शीट है, आपके पास कोई डेटा है आप और आप नहीं चाहते हैं कि आपकी शीट में कोई बदलाव कर सके, तो ऐसा क्या करेंगे। तो अभी कुछ देर पहले मैंने आपको आंसर दिया था कि हमारे पास दो जो टैब हैं, रिव्यू और व्यू। तो रिव्यू के अंदर आपके पास सारे प्रोटेक्शन से रिलेटेड काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे देखिए प्रोटेक्ट शीट करके है, वर्कशीट और शीट, तो आप इस प्रोटेक्टेड शीट पे जाइए और यहाँ पे आपको डाल देना है पासवर्ड। मैंने डाल दिया 1 2 3 4 5 6, ना एंटर। फिर से आपसे कंफर्म पासवर्ड मांगा जाएगा 1 2 3 4 5 6 एंड देन ओके। नाउ अब अगर आप यहाँ पे कहीं पे भी कोई चेंजेस करने की कोशिश करेंगे तो आपके सामने एरर आ जाएगा, द सेल आर चार्ट दैट यू आर ट्राइंग टू चेंज इज ए प्रोटेक्टेड शीट। इट मींस जहां पे भी आप बदलाव करना चाहते हैं उस जगह को प्रोटेक्ट किया गया है कि कोई दूसरा बंदा इसमें कोई बदलाव ना कर सके। अज्यूम करिए कि आपको ये प्रोटेक्शन हटानी है, तो फिर क्या करेंगे, फिर से आएंगे यहाँ पे रिव्यू के अंदर और उसके जस्ट बाजू में आप देखेंगे, मैं जूम करके आपको दिखाता हूं तो आप इजीली देख लीजिए ताकि आपको आसानी रहे जब भी हम ऐसा कुछ काम करें। अनप्रोटेक्ट शीट, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे जो मैंने पासवर्ड सेट किया था 1 2 3 4 5 6 एंड देन ओके। अब आप कहीं पे भी चेंजेस करके देख लीजिए। चलिए मैं यहाँ चेंजेस करके दिखा देता हूँ, यहाँ चेंजेस करके दिखा देता हूँ। क्लियर, तो ये आपको आप चेंजेस करने की परमिशन दे। ये रहा हमारा फोर्थ आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाई आई एम गेटिंग NA व्हेन आई एम यूजिंग VLOOKUP फंक्शन। जब मैं कोई VLOOKUP का फंक्शन कहीं पे यूज करता हूं तो उसमें #NA क्यों आता है। तो उसकी एक वजह तो यह हो सकती है कि जिस आंसर को आप ढूंढ रहे हैं वो आंसर ही वहां पे अवेलेबल ना हो। जिस आंसर को आप ढूंढ रहे हैं वो आंसर ही उसमें ना हो, एक तरीका तो ये हो जाता है। दूसरा तरीका ये है कि जब भी आप एक से ज्यादा फील्ड में वैल्यू सर्च करके लेके आते हैं और उसके लिए या तो आप स्क्रॉल करते हैं तो आपके सेल का एड्रेस होता है एक्चुअली वो भी मूव हो जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं जिससे आप आसानी से समझ जाएंगे। यहाँ पे मैं अभी फिलहाल के लिए आलम अंसारी का रिकॉर्ड देखना चाहता हूँ। हमने यहाँ पे आलम अंसारी फीड कर दिया। क्या चाहिए हमें, आलम अंसारी का सेल अमाउंट चाहिए। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये है आलम अंसारी का सेल। तो मैं यहाँ पे इसे अभी से हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप इजीली उसे देख सकें। अब हमने यहाँ पे VLOOKUP का फंक्शन लगाया इक्वल टू VLOOKUP। अब VLOOKUP के अंदर जो आर्गुमेंट होते हैं वो 4 होते हैं। एक लुकअप वैल्यू, दूसरा टेबल एरे, तीसरा कॉलम इंडेक्स नंबर और चौथा रेंज लुकअप। रेंज लुकअप में 2 पोर्शन और होते हैं, एग्जैक्ट मैच या अप्रोक्सीमेट मैच। तो लुकअप वैल्यू के लिए हम ले लेते हैं आलम अंसारी क्योंकि इसी का टोटल निकालना है। अब दूसरा हिस्सा बोला जाएगा टेबल एरे।
तो आलम अंसारी जिसे हम ढूंढ रहे हैं वो इसी टेबल में है, तो हम यहाँ पे ये पूरा टेबल सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा। अब इस पूरे टेबल के कौन से कॉलम से हमें आउटपुट चाहिए वो बताना है, राइट। तो यहाँ पे हमें वो बताने के लिए कॉमा लगाकर, अब देखिए कॉलम इंडेक्स नंबर हमें चाहिए सेल्स, तो ये नाम पहले कॉलम पे है, 2, 3, 4, 5 नंबर पे, यहाँ पे दिया 5, कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए और कर दिया इंटर। आप चेक कर लीजिए, यहाँ पे अमाउंट बिल्कुल सही आ रहा है, 4,56,500 ये सेल है आलम अंसारी का। अब अगर हम यहाँ पे कोई दूसरा नाम डालते हैं जैसे कि राजेश अरोरा, तो हमने यहाँ पे लिखा राजेश अरोरा, एंटर किया तो देखिए 6.5 लाख का रिकॉर्ड राजेश अरोरा का यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा। अब मैंने क्या कहा था कि अगर वो रिकॉर्ड है ही नहीं जिसे आप ढूंढ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया हुसैन शेख, हुसैन शेख और इंटर किया, अब देखिए क्या आया, NA। क्या मतलब हुआ कि जिस रिकॉर्ड को आप ढूंढ रहे हो ये उस टेबल में है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है वो। एक तो आंसर आपका ये हो गया, दूसरा आंसर क्या हो सकता है, यहां पे आते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। अभी मुझे आयशा खान का डिपार्टमेंट, स्टेट, सिटी और सेल्स चाहिए, तो मैं अगर इनको सबको एक साथ सेलेक्ट करके यहाँ पे लगाता हूँ वी लुकअप। अब वी लुकअप में लुकअप वैल्यू तो ये होगा, इसे 4 कर लेते हैं या फिर रहने देते हैं, F4 नहीं करते हैं ताकि हम इसके एग्जैक्ट रीजन को समझ सकें। अब अगला हिस्सा हमारा है टेबल एरे, तो हमने कहा यहां पे देखना है, फिर से हमने कॉमा लगाया। अब हमसे पूछा जा रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, तो या तो मैं एक एक कॉलम दे दूं, ये काम मैं कर सकता हूं कि एक एक कॉलम दे दूं, या फिर कॉलम नाम का फंक्शन ही ले लेता हूं। अब कॉलम नाम के फंक्शन में हमसे पूछा जा रहा है एरे, तो एरे के लिए हमने ये 2 सेलेक्ट कर लिए। देखिए 2 कॉलम चाहिए था, तो कॉलम क्या करता है, सिलेक्शन में जितना भी रहेगा एरे में उसके नंबर गिन के आपको बता देता है। तो इसमें कितने हैं, 1, 2, तो अभी यहाँ पे आउटपुट होगा 2, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा। अब यहाँ पे जैसे ही मैं एग्जैक्ट के लिए 0 लगाऊंगा और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करूंगा तो पहला आंसर तो आपका सही आ जाएगा। आप चेक करना चाहते हैं तो आप चेक कर लिए ऐप डेवलपर। बट जब मैं इसका मूवमेंट करूंगा यानी ड्रैग करूंगा स्टेट की तरफ, तो के उत्तर प्रदेश, फिर से मैंने ड्रैग किया यहां से सिटी, अब यहां देखिए बाराबंकी, और फिर से ड्रैग किया सेल्स की तरफ। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आप फेस करेंगे, देखिए जब आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका टेबल भी मूव हो रहा है साथ में, यहाँ देखिए, जबकि सर्च करना था यहाँ पे, राइट, लेकिन सर्च हो रहा है यहाँ पे। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़े बाराबंकी की तरफ तो देखिए आपके टेबल के मेन टेबल का 2 कॉलम यहाँ पे मैच ही नहीं किया। अब एरर क्यों नहीं दिया, क्योंकि ये क्या किया, हर बार अपना लुकअप वैल्यू बदलता चला गया। अगर मैं लुकअप वैल्यू को फिक्स कर देता, किसको, लुकअप वैल्यू को, ये जो A17 है ये नाम, अगर मैं इसे 4 कर देता और फिर इंटर करके इसे ड्रैग करता इस तरीके से, अब आप देखेंगे कि वहां पे जगह पे तुरंत एरर आ गया, क्योंकि जैसे ही आप यहां डबल क्लिक करेंगे तो लुकअप वैल्यू तो यह हुआ, बट आपका टेबल यहां पे मूव हो गया। आप स्लूट देखिए यहां पे ढूंढना था और वो ढूंढ यहां पे रहा है। तो ये भी आपको ध्यान देना है कि जब भी आप बी लुकअप लगाते हैं NA आता है, तो इसके एक रीजन तो मैंने बताया कि वो रिकॉर्ड या तो है नहीं या तो आपने स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक कर दिया। दूसरा जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं जिसमें आपका टेबल मूव हो रहा है, आपकी लुकअप वैल्यू तो फिक्स है बट आपका टेबल एरे मूवमेंट कर रहा है। तो अगर हम टेबल एरो को भी फिक्स कर दें F4 लेकर एंटर, अब अगर आप मूवमेंट करके देखें एक बार तो आपका देखिए रिकॉर्ड बिल्कुल परफेक्ट आ गया। लेकिन अब यहाँ पे एक इशू आ रहा है, सब में ऐप डेवलपर दिखा रहा है। अब उस पर डबल क्लिक करके देखिए आपका जो लुकअप वैल्यू है वो ये हो रहा है, तो इस बार भी 2 आएगा, अगली बार भी 2 आएगा। तो हमें क्या करना होगा, एक और काम देखिए यहाँ पे मैं
दिखाता हूं यहाँ आपको। तो हमारा जो लुकअप वैल्यू है वो हो गया ये, टेबल एरे हो गया ये। अब कॉलम इंडेक्स के लिए हमने ये सिलेक्शन किया हुआ है। मैं जरा जूम पे आता हूं ताकि आपको समझ में आए। इस वाले के अंदर कितने, 2 है ना। तो अगर मैं इसको यहाँ पे फ्रीज कर दूं और यहां से लेकर यहां तक काउंट करूं तो 2, अगली बार यहां से लेकर यहां तक काउंट करूंगा तो 3, उसके बाद यहां से लेकर यहां तक काउंट करूंगा तो 4। तो ऐसी कंडीशन में फर्स्ट वाला कॉलम मुझे फ्रीज करना होगा और सेकेंड वाले कॉलम को मुझे अनफ्रीज रखना होगा। यहाँ पे करेंगे 4। अब अगर आप देखेंगे तो आपका आउटपुट बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आने वाला है। करके देख लीजिए। यहां से अब आप ड्रैग करिए, आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। तो इस तरीके से अगर आपके पास एनए नाम का कोई भी इस तरीके का एरर आ रहा है तो उसका सोल्यूशन है ये दोनों। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन माय डेटाबेस आई हैव अ रिकॉर्ड ऑफ एम्प्लॉयज, हाउ डू आई फाइंड सम ऑफ ऑल स्कोर फॉर सिंगल एम्प्लॉय। अब यहाँ पे जरा सीट को देखिए जरा, तब आपको ये आइडिया लगेगा कि एग्जैक्टली अब किस चीज की बात हो रही है। यहाँ पे हमारे पास जो रिकॉर्ड दिया गया है वो रिकॉर्ड यहाँ पे है, 2021 का सेल है, 2022 का सेल है, 2023 का सेल है और यहाँ पे हमें टोटल सेल भी दिया गया है। अगर मैं ये कहूं कि मुझे इसमें से किसी एक बंदे का टोटल सेल 2021, 22, 23 तीनों का मिला के चाहिए तो कैसे निकालेंगे? इसके 2 तरीके मैं आपको बताता हूं। एक तरीका जो कि सम इफ से आ जाएगा और दूसरा तरीका मैं आपको वी लुकअप से भी करके दिखा दूंगा। बट वी लुकअप में हमें वी लुकअप के साथ में एरे का इस्तेमाल करना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको सम इफ का इस्तेमाल करना सिखाता हूं। जब आप सम इफ का यूज कर लेंगे तब आगे देखेंगे किसी और का। तो पहले है सम इफ का, यहां लिखेंगे इक्वल टू सम इफ। सम इफ, अब सम इफ में सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन समझना बहुत जरूरी होता है। अगर आप डेफिनेशन समझ गए तो आधे से ज्यादा आप प्रॉब्लम ऑटोमेटिक सॉल्व कर लेते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। डेफिनेशन कहा जा रहा है एड द सेल्स स्पेसिफाइड बाय अ गिवन कंडीशन एंड क्राइटेरिया। एड अ सेल स्पेसिफाइड बाय गिवन कंडीशन एंड क्राइटेरिया। आपकी कंडीशन और क्राइटेरिया के बेस पर ही ये नंबर्स को ऐड करके आपको देगा। ऐड है ना, सेल्स की वैल्यू को ऐड करके आपको एक जगह पे प्रोवाइड कर देता है। ये फंक्शन का काम है। इसके अंदर हमारे पास 3 आर्गुमेंट होते हैं, रेंज, क्राइटेरिया और सम रेंज। रेंज वो जगह जहां पे जाकर ढूंढना है, क्राइटेरिया वो चीज जो ढूंढनी है और सम रेंज वो वैल्यू या वो जगह जहां से सम करके लेके आना है। अब इस केस में अगर हम देखें हमारे लिए रेंज क्या है? रेंज है ये नेम का कॉलम, इसी के अंदर तो जाके ढूंढना है। कॉमा क्या ढूंढना है? ये नाम, ये हमारी क्राइटेरिया है। कॉमा जैसे ही ये नाम यहां पे मैच हो जाए तो हमें टोटल कहां से लाना है? तो टोटल लाना है हमें यहां से। आप चाहें तो ये तीनों भी सेलेक्ट कर सकते हैं। एक तरीका ये, मैं यहां से आपको ब्रैकेट क्लोज करके दिखा देता हूं तो आप देखेंगे इन तीनों का सम आपको मिलेगा। मीना यादव, देखिए कहां पे है मीना यादव? यहाँ पे, ये देखिए 26,759। तो अभी इसने ये दिया, जैसे इसको मिला तो ये दे दिया समिट में। लेकिन हमें अगर सब चाहिए, ये भी इस साल का भी चाहिए, इस साल का भी चाहिए, इस साल का भी चाहिए, तब हमें ये वाली वैल्यू को खाली लेना रहेगा। देखिए दोबारा मैं उसके जस्ट नीचे एक और हिस्से पे करके दे देता हूं। अब यहाँ पे आप लिखिए इक्वल टू सम इफ, ब्रैकेट ओपन करिए, रेंज के अंदर ये नेम पोर्शंस को ले लीजिए टॉप टू बॉटम, कॉमा क्राइटेरिया के अंदर इसको और सम रेंज के अंदर इस बार इसको सेलेक्ट कर लीजिए। ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर। इस बार देखिए 26,768 जो कि सही आंसर है मीना यादव का। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम दिस डेटा हाउ डू आई हाईलाइट द स्कोर्स दैट आर ग्रेटर देन 10,000। कौन सा डेटा? इधर आइए। ये हमारे पास एक डेटा दिया गया है जिसमें 2020 का सेल है, 2021 का सेल है। इन दोनों सेल में
ऐसे सेल्स को हमें हाईलाइट करना है जो 10,000 से ज्यादा सेल करके दिए हैं। तो ऐसी कंडीशंस में हम क्या करेंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे, होम पे आएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स रूल्स ग्रेटर देन, और यहां पे लिख देंगे 10,000। तो जो जो 10,000 से ज्यादा हैं वो सारे हाईलाइट हो रहे हैं। ठीक है, इसको दो तरीके से देख सकते हैं। एक तरीका ये कि मान लो कि मुझे 10,000 के नीचे वाले खाली चाहिए, 10,000 के बिलो, 10,000 के बिलो, शो ऑल द रिकॉर्ड या हाईलाइट द रिकॉर्ड्स हुज वैल्यू लेस देन 10,000, गो टू होम, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, सेल्स, और यहां पे लेस का सिंबल यूज करके आप एक वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये सारी वैल्यू हैं जो 10,000 से कम है। ठीक है, इस तरीके से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करके ऑन द स्पॉट अपने आंसर्स ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट सब्जेक्ट लाइक हिंदी, stream, math, chemistry, Marathi, computer, etc. And the collective marks students have scored in each of these subjects. How do I find the total sum of score of all students, all subjects ending with Y? तो सिंपल इसका मतलब है कि हमारे पास कुछ सब्जेक्ट हैं जिसमें हिंदी है, हिस्ट्री है, मैथ है, केमिस्ट्री है, मराठी एंड कंप्यूटर है, और इन सब में मार्क्स दिए गए, सारे स्टूडेंट के अलग अलग मार्क्स दिए गए हैं। हमें यहाँ पे क्या करना है, टोटल निकालना है सिर्फ उनका जिनका जो कोर्स का लास्ट वाला कैरेक्टर वाई होगा। यानी मुझे सिर्फ उन्हीं कोर्सेस के नंबर्स को सम करके लाना है जिनके कोर्स के एंड में वाई आ रहा है। जैसे इस केस में देखेंगे तो हिस्ट्री में वाई आ रहा है, केमिस्ट्री में वाई आ रहा है, तो ये दोनों केसेस में हमारा वाई आ रहा है, तो सिर्फ इन दोनों को ही जोड़ के लाना है। चलिए कैसे, यहां पे देखिए, अब ये हमारे सब्जेक्ट है तो हमें इसे दो तरीके से हम कर सकते हैं। अब देखिए, एक तरीका क्या है वो पहले समझेंगे। पहला तरीका सम इफ का इस्तेमाल करना होगा। क्या चीज यूज करना होगा, सम इफ। लेकिन उससे पहले आपको वाइल्ड कार्ड समझना होगा कि वाइल्ड कार्ड क्या होता है, एक्सेल के अंदर वाइल्ड कार्ड क्या होता है। सपोज दैट मैं यहाँ पे कोई ऐसा वर्ड ढूंढ रहा हूं, जैसे देखिए यहाँ पे दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो सी से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे मैंने खाली लिखा सी, और यहाँ पे मैंने कहा कि मुझे जो भी कैरेक्टर सी से स्टार्ट हो रहे हैं उनके खाली नंबर चाहिए, तो हमने लिख दिया सम इफ। अभी रेंज के अंदर हमने सब्जेक्ट को चूज किया, कॉमा, अब ये मांग रहा है क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया के अंदर हमने लिखा इक्वल टू, और पहले इसको क्लिक कर लेते हैं और इसके आगे लगा देंगे एस्टेरिक का सिंबल, फिर लगा देते हैं कॉमा, सम में आ जाते हैं यहां पे और ब्रैकेट को करेंगे क्लोज और कर देंगे एंटर। अब यहां पे देखिए ये जो एस्टेरिक सिंबल है इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल, एंटर करिए, डबल इन्वर्टेड कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा। अब आपका ये काम बिल्कुल परफेक्ट करेगा। तो हमने क्या कहा कि आपको इस वाली रेंज के अंदर इस कैरेक्टर से, अभी ये कहां पे आप ध्यान दीजिए, जब आप किसी भी लुकअप वैल्यू यानी कि जो वैल्यू आप सर्च करना चाहते हैं, देखिए आ गया 153, तो आप यहां से अगर ध्यान दीजिए तो इसकी वैल्यू और प्लस इसकी वैल्यू दोनों को जोड़ के देखिए, मैं इक्वल टू करके दिखाता हूं आपको, इक्वल दिस वन प्लस दिस वन, और इंटर करके देखिए एग्जैक्ट वैल्यू आ गई। सेम प्रोसीजर हमने इसमें करना है कि जिसके लास्ट में खाली वाई है, जिसके लास्ट में वाई है उसी को खाली हमें देखना है और किसी को देखना नहीं है, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मली हम ऐसे लगा देते हैं, इक्वल टू सम इफ, ब्रैकेट ओपन, रेंज के अंदर हम इसे ले लेंगे, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर y, लेकिन y से पहले लगाएंगे स्टार और फिर y, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा और फिर सम रेंज में ले लेंगे ये मार्क्स, इस वाले को। अब इस स्टार का क्या मतलब हुआ, इस y के पहले जो भी कुछ हो, कुछ भी हो उसे इग्नोर करना
और सिर्फ वाई वर्ड जहां जहां मैच हो रहा होगा उसका टोटल हमें लाके देना। तो वाई वर्ड कहाँ मैच हो रहा है? एक हो रहा है हिस्ट्री में, दूसरा कहाँ हो रहा है? जियोग्राफी में, तीसरा कहाँ हो रहा है? केमिस्ट्री में, और कहीं पे वाई है नहीं। तो इन तीनों सब्जेक्ट का सम करके आपको दे देगा। आप चाहें तो एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, 1+2+3 और इंटर करके देखिए, आपका 175 आंसर पक्का आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके के ट्रिकी क्वेश्चंस के लिए आप वाइल्ड कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे एक्सेल में आस्ट्रिक सिंबल या फिर कई लोग इसे स्टार भी कहते हैं या मल्टीप्लिकेशन का सिंबल भी बोलते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो इंटरव्यू में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन है, आई डिलीटेड समथिंग एंड नाउ माई एक्सेल इज फिल्ड विथ हैश रेफरेंस एरर, हाउ डू आई प्रिवेंट दिस फ्रॉम हैपनिंग। अगर मैं कोई भी अपना सेल डिलीट कर देता हूं तो इस तरीके का एरर आता है, तो ऐसा क्या करें जिससे वो एरर ना आए। तो चलिए आंसर की तरफ और आंसर देते हैं। हमारे पास यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट के नाम है, जैसे शर्ट, टी शर्ट, जीन्स, कुर्ता, जैकेट्स, शूज एंड हैट। यहाँ पे क्वांटिटी दी गई है और यहाँ पे रेट दिया गया है और यहाँ पे इसका कैलकुलेशन किया गया है। अब इसके कैलकुलेशंस को भी दो तरीके से आप कर सकते हैं। एक सिंपल इक्वल टू क्वांटिटी इनटू रेट, एंटर, ये एक तरीका है। दूसरा एक तरीका है इक्वल टू प्रोडक्ट नंबर 1 क्वांटिटी कॉमा नंबर 2 रेट, ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। ये दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब इसे ड्रैग कर लेते हैं। अब ड्रैग करने के बाद मान के चलते हैं कि यहां से उसका जो रेट वाला हिस्सा है किसी ने डिलीट कर दिया। अब जैसे ही डिलीट किया तो देखिए आपको क्या आ गया? हैश रेफरेंस। अब ये तो बहुत छोटा सा हिस्सा है, यहां से तो हमें पता चल जाएगा कि क्या एरर आया कि भाई इसमें क्वांटिटी है, रेट नहीं है। बट हम पता कैसे करेंगे कि एग्जैक्टली इसके पहले कौन से सेल थे या इसमें क्या फॉर्मूला लगा था जिसकी वजह से हैश रेफरेंस आ रहा है। तो यहाँ फॉर्मूले के अंदर आप देखेंगे कि आपके पास कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां से आप इजीली पता कर सकते हैं। एक ट्रेस डिपेंड, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये एग्जैक्टली आपको बताएगा कि यहाँ पे क्या फॉर्मूला, यहाँ से यहाँ पे एक फॉर्मूला था, ये सेल आपका डिलीट हो चुका है, बी के बाद सी का सेल डिलीट हुआ है और डी का सेल रिप्लेस हुआ है। एक दूसरा तरीका यहाँ पे देखिए, शो फॉर्मूला, यानी हम ये पता करना चाहते हैं कि इसमें जो फॉर्मूला लगा था एग्जैक्टली मुझे वही शो कर दो, राइट। तो यहाँ पे आप देखिए फॉर्मूला ही पूरा वो ओपन करके दे दिया है। मैं इसे थोड़ा सा बड़ा करके दे देता हूं। तो यहाँ पे इक्वल टू बी इनटू के आगे देखिए हैश रेफरेंस आ रहा, क्योंकि हमने इसके बाद जो सी के अंदर वैल्यू डाला था, क्योंकि सी की वैल्यू ही रेफरेंस अब बन गई है, इसलिए रेफरेंस आ रहा, पहले हमारे पास सी की वैल्यू थी। तो इसका प्रिवेंशन क्या है कि अगर ऐसा कुछ हो तो हम क्या करें, राइट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए मैं इसे दोबारा यहां से हटा देता हूं, फॉर्मूला पे जाइए, रिमूव कर दीजिए और उसे बंद कर लीजिए। अब हमें क्या करना है, अगर ऐसा कुछ हो तो हमें क्या हो पता चल जाए। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं रेट दोबारा, और यहाँ पे मैं कुछ भी ऐसे रेट डाल देता हूं, ठीक है। इस तरीके से इसको भी थोड़ा सही रेट लगा देते हैं। अब यहाँ पे हम जो भी निकालने वाले हैं उसके लिए इफ एरर का इस्तेमाल करेंगे, इक्वल टू इफ एरर। अब वैल्यू क्या है, ये वरना ये, सॉरी यहां पे क्या करना था, इनटू। अब पहला तो वैल्यू अगर मिल गई तो ठीक है, अगर वैल्यू नहीं हुई तो लिख के आए एरर या फिर इनवैलिड या फिर खाली कर देते, चलिए खाली दिखा देते, एंटर। अब जैसे ही मैं यहां पे ये वाले सेल को डिलीट करूंगा तो आप देखेंगे यहां पे कोई एरर नहीं आया, बल्कि वो सेल आपको ब्लैंक दिखा रहा है, खाली, एरर बिल्कुल भी नहीं आया। तो ये प्रिवेंशन है कि आप यहां पे रोक सकते हैं इफ एरर का इस्तेमाल करके। इस तरीके से आप चाहें तो यहाँ पे कोई मैसेज भी पास कर सकते हैं। सपोज
लिख सकते हैं someone deleted या someone delete a cell, एंटर। तो जैसे ही आप यहाँ पे इसे डिलीट करेंगे तो यहाँ पे लिख के आ जाएगा someone deleted cell या someone delete cell। इससे आपका क्या फायदा होगा? इसका फायदा ये होगा कि आपको तुरंत मैसेज मिल जाएगा कि भाई किसी ने इसके सेल को डिलीट किया, तभी आपको ये एरर मिल रहा है। क्लियर? तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9, जिसका आंसर हमने यहां देने की कोशिश की कि अगर हमारे किसी भी कॉलम को डिलीट कर दिया जाता है और डिलीट करने के बाद अगर हमें हैश रेफरेंस आता है इस तरीके का एरर, तो हम उसका प्रिवेंशन यानी उसकी रोक कैसे करेंगे। अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, if I have a huge data set of expenses by site spent on a company, how can I make a decision for next company expenses using these data set? अब इतना बड़ा अगर डेटा सेट है तो हमें यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करें जिससे ये हमारा काम करके दे दे, राइट? तो ऐसी कंडीशन में जो सबसे बेस्ट तरीका होता है वो होता है पिवट टेबल। क्या होता है? पिवट टेबल। पिवट टेबल क्रिएट करने के लिए हमें कुछ चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। नंबर 1, पिवट टेबल में जो कॉलम होते हैं, जो हेडिंग होती है, वो करेक्ट हो। एक ही हेडिंग होनी चाहिए पूरे टेबल के अंदर, कोई भी ब्लैंक नहीं रहना चाहिए। जो भी हमारा पूरा डेटा उसमें ब्लैंक ना रहे, ब्लैंक रिमूव कर लें। अगर कोई भी उसमें ऐसी वैल्यू है जो कि टेक्स्ट बेस पे है तो पहले उसे नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करें, या कोई डेटा फील्ड उसमें डाल दी गई है और वो भी टेक्स्ट के फॉर्मेट में है तो उसे भी पहले नंबर फॉर्मेट में करना है या फिर डेट फॉर्मेट में आप कन्वर्ट कर लो। और लास्ट सजेशन ये है कि आप जितने भी डुप्लीकेट हैं उन सबको रिमूव कर सकते हो। कैसे होगा चलिए देखते हैं। ये है हमारा एक बड़ा सा टेबल, देखिए कितना सारा डेटा इसमें है। अब इस टेबल को अगर समझना है तो देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर, यहाँ पे डेट दिया गया है, यहाँ पे एक्सपेंसेस नेम और कौन सी साइट पे एक्सपेंस किया गया और कितना एक्सपेंस किया गया है। अब यहाँ पे हम इस लार्ज डेटाबेस से क्या करेंगे, एक समराइज रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं, ये डिसीजन लेना चाहते हैं, ये देखना चाहते हैं कि कौन सी साइट पे हमारा कितना खर्चा हुआ है। तो इस केस के लिए हम पिवट टेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहला हिस्सा, पिवट टेबल यूज करने से पहले टेबल को, ये जो रॉ डेटा हमारा है, इस डेटा को एक टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करें ताकि ये ऑटो अपडेटेड हमें रिकॉर्ड देता रहे। तो टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ टी प्रेस करिए। टी प्रेस करने के बाद यहाँ पे ओके कर दीजिए। अब ये आपका टेबल पूरी तरीके से टेबल फॉर्मेट में आ चुका है। अब आ जाइए इंसर्ट पर, यहाँ से पिवट टेबल पे क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ पे 2 चीजें पूछी जा रही है। चूज द डेटा दैट यू वांट टू एनालाइज, तो हमने तो चूज कर लिया, यही वो डेटा है जिसको एनालाइज करना है। नीचे आएंगे, चूज वेयर यू वांट द पिवट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस, वो जगह बताइए जहां पे आपको पिवट टेबल बनाना है। तो हमें चाहिए नेक्स्ट शीट पर, तो हमने ये सेलेक्ट करके बस यहाँ पे ओके कर दिया। अब जैसे ही ओके किया तो यहाँ पे आप देखेंगे टू बिल्ड अ रिपोर्ट चूज फील्ड फ्रॉम द पिवट टेबल ऑप्शन या फील्ड लिस्ट। यहाँ पे देखिए सारी फील्ड लिस्ट आपके सामने आ रही है। मैं इसे थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ ताकि आप समझ जाइए। तो यहाँ पे जो जो हमारे पास फील्ड थी, सीरियल नंबर, डेट, एक्सपेंसेस नेम, साइट नेम, अमाउंट, यहाँ पे देखिए पिवट टेबल बनाने के लिए 4 डिफरेंट एरियाज दिए गए हैं, फिल्टर, कॉलम, रो एंड वैल्यू। सो मैं चाहता हूं साइड बाय साइड देखने के लिए, तो मैंने यहां पे लिखा साइड नेम, सेलेक्ट किया और इसे रो के अंदर ले आया। तो मेरी जो साइड है वो बिहार, दिल्ली, गुजरात, कोलकाता, मुंबई और राजस्थान में है। अब मुझे इसका अमाउंट पता करना कि कौन से साइड पे कितना अमाउंट हमने खर्च किया है। तो यहाँ पे आ गए तो देखिए सारे साइड का खर्च आपके सामने दिखाई देने लगा। मैं थोड़ा सा जूम करता हूं ताकि आप और आसानी से इसका डेटा एनालिसिस देख सकें। ये देखिए हर साइड का डेटा आपके सामने आ चुका है कि बिहार ने कितना किया, किसने कितना किया। क्लियर? एक तो ये हो गया। अब मान के चलो कि मेरा सवाल ये है कि ये जो 7,000 या 76,531 ये जो बिहार पे हमने खर्च किया है,
ये साइट पे कितने डेट में, मतलब कितनी बार ये देकर बना है, ये पूरा खर्च एक बार में हो गया, 2 बार में हो गया, 10 बार में हो गया, कितनी बार में हुआ। तो हम इसी अमाउंट को फिर से पकड़ेंगे और यहाँ पे लेके आ जाएंगे वैल्यू के जस्ट नीचे। आपको फिर से सेम चीज दिखा रहा होगा। अब आपको यहाँ सेकेंड वाले पे राइट क्लिक करना है, यहाँ पे समराइज वैल्यू में काउंट ले लेना है। अब आपको पता चला कि बिहार वाली साइट पे जो 76,531 रुपया लगा है, उसमें 59 बार पैसा दिया गया है, अलग अलग खर्च, अलग अलग साइटों के लिए या अलग अलग एक्सपेंसेस हैं। अब मुझे एक्सपेंस भी पता करना है, तो इस एक्सपेंस को उठाऊंगा, इस वाले को, और इसको डाल देंगे इस कॉलम में। अब आप यहाँ पे देखेंगे, मैं इसे थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूं, तो आपको पूरा डेटा एक लाइन से मिल जाएगा। परचेस, इक्विपमेंट परचेस पे कितना लगा, उसके बाद फोल्डिंग एक्सपेंसेस पे कितना लगा, लेबर चार्जेस पे आपका कितना लगा, मटेरियल परचेस करने पे कितना लगा, रूम का रेंट का कितना दिया गया, सैलरी एक्सपेंसेस हमारा कितना हुआ, इसी तरीके से टेलीफोन का एक्सपेंसेस कितना लगा है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कितना लगा, ये सारी डिटेल आपको इस तरीके से दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम आ सकती है। अब आते हैं जरा दोबारा, ये फील्ड लिस्ट में जो मैंने अभी ये वैल्यू यहाँ पे लिया था, अब मैं अगर ये कहूँ कि मुझे ये वैल्यू यहाँ से हटा देता हूँ, अब इस वाले पार्ट को मुझे एक्चुअली में यहाँ रखना है और साइट नेम को कॉलम में डाल देता हूँ। अब बहुत आसानी से आप डेटा एनालिसिस कर सकते हो। अब आपका डेटा एक कॉम्पैक्ट बेस में आ चुका है। मैं इसे मिनिमाइज कर देता हूँ, क्लोज। यहाँ देखिए, इक्विपमेंट परचेज बिहार, दिल्ली, गुजरात, आपको सब कुछ डेटा एक कॉम्पैक्ट बेस में आपके सामने आ जाएगा। तो यहां से आप पता कर सकते हैं कि कौन सी साइट पर या कौन सी स्टेट में कौन कौन सा सामान आपने खरीदा, किस तरीके का आपका खर्च हुआ, टोटल कितना खर्च हुआ। आप ऐसे देखेंगे तो बिहार का टोटल ये है, दिल्ली का टोटल ये है। आप एक एक एक्सपेंसेस देख सकते हैं कि बिहार में इक्विपमेंट कितना लगा, फोल्डिंग का एक्सपेंसेस, लेबर का एक्सपेंसेस, ये सारी चीजें आपको डिटेल्स में पिवट टेबल प्रोवाइड करता है। तो ये रहा आज की हमारी टॉपिक, जिसमें हमने इंटरव्यू में पूछे गए टॉप 10 क्वेश्चंस को शामिल किया और उसके आंसर देने की कोशिश की। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इससे आपने कुछ न कुछ जरूर सीखा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें।